मंत्री जी, पिताजी को बता देना कि हम शिकार खेलने के लिए जंगल जा रहे हैं। आज हमारा शिकार खेलने को बड़ा ही मन हो रहा है। लेकिन राजकुमार, आपको मना किया गया है कहीं जाने के लिए। और देखिए राजकुमार, पूरे राज्य पर कितना बड़ा भारी संकट पड़ा है। आप ऐसे ही महाराज की बात को टालकर कहीं जाएंगे तो महाराज हम पर क्रोधित होंगे। हम कुछ नहीं जानते मंत्री। पिताजी को कह देना कि हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। तभी राजकुमार अपने 2 सिपाहियों के साथ शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ राजा धर्मसेन के पास गांव के कुछ लोग आते हैं। महाराज, नगर में अब पीने योग्य पानी नहीं बचा है। अब सभी नगर के लोग भूख से मर रहे हैं। महाराज, आप जल्दी से पानी का कहीं से इंतजाम कर दीजिए। ये सुनकर महाराज काफी चिंता में डूब गए। तभी मंत्री जी ने कहा, अब इस तरह से चिंता करने से कोई फायदा नहीं होगा महाराज। अच्छा, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरी प्रजा प्यास से तड़प रही है। हाँ महाराज, मैं जानता हूं कि हमारे राज्य में एक ही नदी थी जो न जाने क्यों अचानक सूखने लगी है। अरे लेकिन क्या, तुम तो हमारे मंत्री हो भीम सिंह, तुम ही कोई उपाय क्यों नहीं बताते हो? महाराज, हमारे राज्य के जंगल में एक साधु रहते हैं। कहते हैं कि वो साधु चमत्कारिक साधु है। क्यों ना हम उनसे सहायता मांगे? अपनी सहायता के लिए अगर हमें नर्क भी जाना पड़े तो हम जाने के लिए तैयार हैं मंत्री जी। यह साधु क्या चीज है? चलिए हम अभी और इसी समय साधु महाराज के पास चलेंगे। कुछ ही देर में मंत्री भीम सिंह राजा धर्मसेन के साथ घने जंगल में चले गए। वृक्ष के नीचे एक साधु आंखें बंद किए हुए बैठे थे। अचानक वो साधु आंखें खोलकर राजा धर्मसेन की ओर देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, तो आखिरकार राजन, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ा। साधु महाराज, मुझसे अपनी प्रजा की प्यास नहीं देखी जाती थी। हमारे राज्य में एक ही नदी बहती थी। हमारा राज्य उसी नदी का पानी पीता था और फसल उगाने के लिए खेत में इस्तेमाल भी करता था। उस नदी की वजह से हमारे राज्य में हरियाली ही हरियाली थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों से वर्षा भी नहीं हुई और नदी भी लगभग सूख चुकी है। राजन, मैं केवल इतना जानता हूं कि इस विपत्ति का रहस्य अतीत की गहराइयों में छुपा हुआ है। वक्त आने पर सब सही हो जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा धर्मसेन अपने मंत्री के साथ अपने महल पहुंचे। तभी राजा धर्मसेन की एक दासी दौड़ती हुई आकर बोली, महाराज, महाराज, आपकी इकलौती पुत्री राजकुमारी शिवानी अचानक से पत्थर की बन गई है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? महाराज, मैं सही कह रही हूँ। मैं राजकुमारी शिवानी के साथ उनके कक्ष में बातें कर रही थी। अचानक से देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने राजकुमारी शिवानी पत्थर में परिवर्तित हो गई है।
दासी की बात सुनकर राजा धर्मसेन दौड़ता हुआ अपनी पुत्री के कक्ष में पहुंचा। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? मंत्री जी, जल्दी से मेरे पुत्र को यहाँ पर बुलाओ। महाराज, राजकुमार शिकार पर गए हुए हैं। हमें उनके लौटने की प्रतीक्षा करनी होगी। क्या बात है, शाबाश। राज्य पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरस रहा है और हमारे राजकुमार का शिकार खेलने का शौक ही नहीं खत्म हो रहा। हमने कितनी बार उन्हें मना किया, आखिरकार उन्हें क्या आवश्यकता थी शिकार पर जाने की? महाराज, मैंने राजकुमार को बहुत समझाया था। उन्होंने कहा भी था कि महाराज क्रोधित होंगे, लेकिन राजकुमार ने मेरी एक नहीं मानी। आप तो जानते हैं महाराज कि राजकुमार कितने जिद्दी हैं। राजा मंत्री के साथ अपनी पुत्री के कक्ष से बाहर निकल आया और राज्य दरबार में बैठकर अपने पुत्र राजकुमार अशोक का इंतजार करने लगा। इधर राजकुमार अशोक अपने 2 सैनिकों के साथ घने जंगल में खड़ा हुआ शिकार की तलाश में इधर उधर देख रहा था। तभी एक सैनिक राजकुमार से बोला, हाँ राजकुमार, हमें लगता है कि हम घने जंगल की ओर निकल आए हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। तुम जानते हो सैनिक कि जब भी मैं जंगल में आता हूं तो शिकार किए बगैर वापस नहीं जाता। क्षमा चाहूंगा राजकुमार। ऐसा है कि हम जिस जंगल के हिस्से में खड़े हैं, कहते हैं कि इस जंगल का यह हिस्सा बहुत रहस्यमय है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि राजकुमार, यहाँ पर एक बड़ी ही आश्चर्य घटित घटनाएं होती हैं। इस जंगल को लेकर अपने राज्य में भी अजीब और गरीब अफवाहें फैली हुई हैं। सैनिक ने इतना कहा ही था कि तभी उन तीनों के कानों में कुछ गुड़गुड़ाहट का स्वर टकराया। तुम दोनों चुप रहो। मुझे लगता है हमारा शिकार यहीं आसपास है। तभी राजकुमार की नजर एक पेड़ के नीचे खड़े हुए एक हिरण पर पड़ी। राजकुमार ने तुरंत ही तीर धनुष में चढ़ा दिया और बड़ी फुर्ती से उस हिरण पर वार कर दिया। अगले ही पल तीर हिरण की छाती में घुस गया और हिरण घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। हिरण के गिरते ही राजकुमार अपने दोनों सैनिकों के साथ हिरण के नजदीक आकर घायल हिरण को देखने लगा। अचानक हिरण वहां से गायब हो गया। ये सब देखकर राजकुमार और दोनों सैनिक बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। अरे, ये हिरण कहाँ गायब हो गया? राजकुमार, मैंने आपसे कहा था ना कि हम जिस जंगल के हिस्से में खड़े हैं वो जंगल का बहुत ही रहस्यमय हिस्सा है। हाँ, और मैंने भी आपसे कहा था राजकुमार कि यहाँ पर बड़ी ही आश्चर्य घटनाएं होती हैं। शायद तुम सही कह रहे थे। इस तरह की आश्चर्य घटना मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां पर एक सुंदर सी स्त्री प्रकट हो गई, जो राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे श्राप से मुक्त कर दिया। क्या? श्राप से मुक्त कर दिया? मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कौन हो और कहना क्या चाहती हो? तुमने जिस हिरण के ऊपर तीर चलाया था वो मैं ही थी। बरसों पहले मुझे किसी ने श्राप दिया था और श्राप की वजह से मैं हिरण में परिवर्तित हो गई थी, और मेरा श्राप केवल तभी टूट सकता था जब कोई राजकुमार तीर चलाकर मुझे मार दे, और तुमने ठीक वैसा ही किया। मैं वर्षों से हिरण के रूप में इसी जंगल में रह रही थी। इस जंगल में डर के कारण कोई भी नहीं आता था। ओह, आखिरकार तुम्हें ये श्राप किसने दिया और तुम इस जंगल में कैसे? ये मैं तुम्हें अभी बता नहीं सकती। कुछ समय बाद तुम्हें स्वयं पता लग जाएगा, और मेरे बारे में भी कुछ समय बाद तुम जान जाओगे।
तुमने मुझे श्राप से मुक्त किया है। इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। कैसा वरदान? मैं तुम्हें वरदान देती हूँ राजकुमार कि तुम अपने जीवन में एक बार क्रोधित होकर किसी को भी हाथ लगाओगे तो वो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। क्या? ये कैसा अजीब सा वरदान है? राजकुमार अशोक, ये अजीब सा वरदान कुछ समय बाद तुम्हारे बहुत काम आएगा। इतना कहकर वो सुंदर सी स्त्री रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गई। राजकुमार अशोक अपने सैनिकों के साथ अपने महल चला आया। राजकुमार अशोक ने अपने महल के दरबार में कदम रखा ही था कि तभी वो अपने पिता और मंत्री के चेहरे पर चिंता को देखकर वो पूरी तरह से चौंक पड़ा। क्या हुआ पिताजी? आप और मंत्री जी किस गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? राजकुमार अशोक, तुम्हें पता भी है कि हमारा राज्य इस समय कितनी बड़ी विपत्ति से जूझ रहा है, और तुम ये जानते हुए भी शिकार खेलने के लिए चले गए। मैंने कितनी बार आपको शिकार खेलने के लिए रोका, लेकिन नहीं, राजकुमार को तो शिकार खेलने का बहुत शौक है। पिताजी, अगर मेरे शिकार पर नहीं जाने से राज्य पर आई विपत्ति टल जाती तो यकीन मानिए मैं कभी नहीं जाता। बकवास बंद करो राजकुमार, तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीठ पीछे महल में क्या हुआ है। क्या हुआ पिताजी? तुम्हारी इकलौती बहन राजकुमारी दासी से बात करते अचानक पत्थर में परिवर्तित हो गई। ये सुनकर राजकुमार अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा कि अचानक दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा और राजा की ओर देखकर बोला, महाराज, महाराज गजब हो गया, महाराज, महाराज गजब हो गया। अब क्या हुआ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों? महाराज, हमारा राज पहले से भी बहुत ही समस्याओं से जूझ रहा था, परंतु यह समस्या तो बड़ी अजीब है। अचानक से राज्य के वासी पत्थर में परिवर्तित होने लगे हैं। क्या करें? अब आप बताइए। ये कहकर वो व्यक्ति भी पत्थर में परिवर्तित हो गया। राजा इससे पहले ही कुछ और कहता, अचानक वो भी पत्थर में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजकुमार पूरी तरह से घबरा गया। तभी राजकुमार अशोक ने देखा कि मंत्री वीर सिंह के पैर भी पत्थर के बन चुके थे। मंत्री राजकुमार चंद्रकांत की ओर देखकर बोला, राजकुमार अशोक, आपको तुरंत महल से कुछ दूर जंगल में जाना होगा। जंगल के एक वृक्ष के नीचे साधु महाराज बैठे हुए हैं। मैं और महाराज कुछ देर पहले उनके पास गए थे। यहाँ की सारी विपत्ति उन्हें बताना, वो अवश्य ही सहायता करेंगे। प्रणाम साधु महाराज, मंत्री जी ने मुझे यही बताया था कि आप कुछ न कुछ जानते हैं। हाँ राजकुमार, मैंने महाराज से कहा था कि राज्य में विपत्तियों का रहस्य अतीत की गहराइयों में छुपा हुआ है। लेकिन साधु महाराज, मैं आपकी किसी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। अशोक की बात सुनकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद साधु अपनी आंखें खोलकर राजकुमार की ओर देखकर बोले, मैं तुम्हें केवल इतनी ही बता सकता हूं राजकुमार कि तुम्हारे राज्य और महल में जो विपत्ति आई है वो किसी का श्राप है, और वो श्राप तुम्हारे खानदान के अतीत से जुड़ा हुआ है। श्राप ने अपना पूरा असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है,
लेकिन साधु महाराज, आप मुझे कोई ना कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं अपने राज्य और अपने परिवार की मदद कर सकूं। अशोक की बात सुनकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद साधु अपनी आंखें खोलकर राजकुमार की ओर देखकर बोले, राजकुमार, यहाँ से दाईं ओर का रास्ता एक घने जंगल की ओर जाता है। वहां पर एक तालाब है। तुम्हें उस तालाब के पास जाना होगा। उस तालाब के आसपास तुम्हें एक पक्षी मिलेगा जो इंसानों की भाषा में बात करता है। तुम ये सारी घटना उस जादुई पक्षी को बता देना। केवल वही तुम्हारी सहायता कर सकता है। अब देर मत करो राजकुमार, जाओ, तुरंत तालाब की ओर रवाना हो जाओ। राजकुमार अशोक तुरंत दाई तरफ सीधा दिशा की ओर अपना घोड़ा लेकर आगे बढ़ गया। कुछ देर के बाद अचानक राजकुमार अशोक को एक तालाब दिखाई दिया जो रक्त की तरह लाल था। शायद यही वो तालाब है जिसके बारे में मुझे साधु महाराज ने बताया था। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये वही तालाब है। तभी राजकुमार अशोक के कानों में एक आवाज टकराई। तुम यहाँ पर आए हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी तालाब के पास आने की? क्या तुम जानते नहीं कि यहाँ पर जो भी आता है वो जीवित वापस नहीं जाता? राजकुमार अशोक ने देखा उसके सामने एक पेड़ पर एक पक्षी बैठा हुआ उसे घूर रहा था। मुझे तो बताया गया था कि यहाँ पर एक पक्षी मिलेगा जो इंसानों की तरह बात करेगा। वो सब छोड़ो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? राजकुमार उस पक्षी को सारी घटना बताते हुए बोला, मुझे दरअसल आपकी सहायता की जरूरत है। मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें इस तालाब में एक डुबकी लगानी पड़ेगी, लेकिन डुबकी लगाने से पहले एक बात जान लो, इस तालाब में अगर 10 व्यक्ति डुबकी लगाते हैं तो उनमें से केवल एक व्यक्ति जीवित बचता है। अब ये किस्मत पर निर्भर करता है कि तुम उन 10 व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति हो। मैं अपना परिवार और प्रजा के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, और अगर मुझे उनकी सहायता करने के लिए इस कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं। इतना बोलकर राजकुमार सीधे तालाब में कूद गया और कुछ ही देर के बाद तालाब से बाहर निकल आया। अरे वाह राजकुमार, ये तुम्हारे लिए एक छोटी सी परीक्षा थी, ये जानने के लिए कि तुम्हारे दिल में अपने परिवार और प्रजा के लिए प्रेम है भी या नहीं। लेकिन वाकई में ही राजकुमार, तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर हो। मैं अपने राज्य और अपने परिवार में आई विपत्तियों का रहस्य जानना चाहता हूं। तो मेरी बात गौर से सुनो। बरसों पहले तुम्हारे राज्य में तुम्हारे पूर्वजों में से राजा आदित्य का नाम एक क्रूर शासक रहा करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके राज्य में 2 जादूगरनियां रहती हैं। एक जादूगरनी अच्छाई की पुजारन थी और दूसरी जादूगरनी बुराई की पुजारन थी। राजा आदित्य पहले अच्छाई की जादूगरनी से मिलने पहुंचा और उससे बोला कि वो अमर होना चाहता है, परंतु अच्छाई की जादूगरनी ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब राजा आदित्य बुराई की जादूगरनी के पास पहुंचा। बुराई की जादूगरनी ने राजा आदित्य की बात मान ली, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? बुराई की जादूगरनी ने राजा आदित्य से कहा कि वो एक ही शर्त पर अमर बन सकते हैं।
अगर वो अपने पुत्र की बलि शैतान को चढ़ा देते तो ये सुनकर राजा आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और उसने उसी समय अपने तलवार से उस बुराई की जादूगरनी की हत्या कर दी और वहां से चला गया। मगर वो जानता नहीं था कि बुराई की जादूगरनी अपनी आत्मा शैतान को सौंप चुकी थी। मरने के बाद वो एक डायन में परिवर्तित हो गई और उसने राजा आदित्य के राज्य को एक अजीब सा श्राप दे दिया। राजकुमार गहरी सोच में डूबता हुआ उस पक्षी की ओर देखकर बोला, अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि मुझे वो डायन कहाँ मिलेगी और उस श्राप का खात्मा कैसे किया जा सकता है? राजकुमार, मैं तुम्हें केवल उसके स्थान पर ले जा सकता हूं। तुम्हें ही उस डायन को समाप्त करना होगा। अच्छा, मैं उसे कैसे समाप्त कर सकता हूं? राजकुमार, जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है उसी तरह से उसके श्राप को उसका ही श्राप काट सकता है। इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकता। अगर इससे ज्यादा मैंने तुम्हें कुछ और बताया तो मैं भी पत्थर का बन जाऊंगा। ठीक है पक्षी, तो फिर मुझे वहां पर ले जाओ जहां पर डायन रहती है। राजकुमार ने इतना कहा ही था कि तभी वो पक्षी सीधी दिशा की ओर उड़ने लगा। राजकुमार अपना घोड़ा उस पक्षी के पीछे दौड़ाने लगा। कुछ देर में वो एक गुफा के बाहर खड़ा हुआ था। तभी पक्षी राजकुमार की ओर देखकर बोला, राजकुमार, तुम्हें इस गुफा के अंदर अकेले ही जाना होगा। राजकुमार निडर होकर उस गुफा के अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि एक बड़ी भयानक दिखने वाली औरत गुफा के अंदर बैठी हुई थी और उसके सामने कुछ लड़कियां जल रही थी। अचानक वो भयानक औरत, जो एक डायन थी, राजकुमार की ओर देखकर बोली, तेरे शरीर की गूंज बताती है कि तू राजा आदित्य के वंश में से है। तो यहाँ पर क्यों मरने के लिए आ गया है? आज रात अमावस्या की रात है। जैसे ही अमावस्या की रात खत्म होगी तू भी पत्थर का बन जाएगा। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं यहां से भागूंगा नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हें समाप्त करने आया हूं। इतना बोलकर राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली। तलवार को देखकर वो डायन उठकर खड़ी हो गई और बड़ी ही फुर्ती से राजकुमार के पास आ गई। अचानक उस डायन ने अपने नुकीले पंजों से राजकुमार के शरीर को ऊपर से वार कर दिया। राजकुमार बुरी तरह से क्रोधित हो उठा और उसने क्रोधित अवस्था में उस डायन के शरीर को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल वो डायन पत्थर में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित रह गया। तभी गुफा के अंदर वही पक्षी पहुंचा। देखते ही देखते वो पक्षी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित हो गया। अगले ही पल वहां पर वही सुंदर स्त्री प्रकट हो गई जो राजकुमार को जंगल में मिली थी। राजकुमार आश्चर्य से सुंदर पुरुष की ओर देखकर बोला, ये क्या रहस्य है? तुमसे मैंने कहा था कि श्राप का काट उसका श्राप है। तुम्हें जो जादुई पक्षी तालाब के पास मिला था। मैं डायन की सगी बहन हूं, अच्छाई की जादूगरनी। जब राजा आदित्य ने इसकी हत्या कर दी थी और ये डायन बन गई थी, तब मैं और मेरे पति इसके श्राप की काट का रहस्य जानते थे। जैसे ही मेरी बहन को ये बात पता लगी तो उसने मुझे एक हिरण में परिवर्तित कर दिया और मेरे पति को एक पक्षी में परिवर्तित कर दिया। जब तुम मुझे जंगल में मिले तो मैं समझ गई कि तुम राजा आदित्य की ही पीढ़ियों से हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक अजीब सा वरदान दिया। मेरी डायन बहन ने राजा को श्राप दिया था कि वो सब पत्थर के बनने शुरू हो जाएंगे और उसके श्राप का काट भी यही था कि वो भी पत्थर की हो जाएगी। इसलिए जैसे ही तुमने गुस्से में आकर उसे स्पर्श किया
वो पत्थर की बन गई। अब सब कुछ सही हो चुका है। ना बोलकर सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष वहां से गायब हो गए। सो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लीजिए। ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।